प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर जब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, वो एज ए डाइपोल की तरह ट्रीट करती है, एक डाइपोल की तरह ट्रीट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी कॉइल के अंदर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा क्या था, एक कॉइल था और इस कॉइल के अंदर हम लोगों ने ऐसे करंट सेटअप करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि जो फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर वो ऊपर की तरफ होता है और ऐसा लगता है कि ये फील्ड ऐसे नीचे से निकल कर आ रहा है कि नहीं। यानी कि ऊपर वाला जो पोल है हमारे लिए एज ए नॉर्थ की तरह होता है और नीचे वाला पोल एज ए साउथ की तरह ट्रीट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करती है एज ए मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो मैं लिखता हूं, एक करंट कैरिंग coil behave as a magnet। अगर मैग्नेट है और मैग्नेट है तो उसका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है ना। देन इट हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये प्रोडक्ट आता है डाइपोल मोमेंट हमारा प्रोडक्ट होता है किसका? करंट इनटू में एरिया ऑफ कॉइल का। ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन देते हैं हम लोग, वो डायरेक्शन हम लोग देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। यानी कि राइट हैंड थंब रूल के अंदर हमारा जो थंब पॉइंट आउट करेगा वो हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं थंब बनाता हूँ, यहाँ पर हम लोग थंब बनाते हैं तो हम देखेंगे कि भाई ये तो हमारी कर्ल फिंगर हो गई, एक फिंगर यहाँ बना देते भाई और एक लास्ट यहाँ। ठीक है। तो थंब क्या दे रहा है यहाँ पर? थंब दे रहा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। थंब gives the direction of dipole moment। और करंट क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर gives the direction of current। ठीक है बच्चों, आप लोगों को फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है कि जो थंब था वो हमें डायरेक्शन दे रहा था मैग्नेटिक मोमेंट की, और हमारा जो कर्ल फिंगर है, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो हमें डायरेक्शन दे रही है हमारे करंट की। ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर अभी मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आया कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, उस कॉइल के अंदर जैसे ही हमने करंट सेटअप करा तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने करंट यहाँ पर एज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेटअप करा है तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ऊपर वाला जो पोल है वो नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा और नीचे वाला पोल एज ए साउथ की तरह ट्रीट करेगा। ऐसा लगता है कि ये जो कॉइल है वो हमारी सिमिलर है हमारे एक मैग्नेट के, कि उसका एक पोल तो नॉर्थ है, दूसरा पोल साउथ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लीव कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, अभी भी हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। जब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट आता है वो करंट इनटू में एरिया ऑफ कॉइल का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ इसके ऊपर एक एरो भी लगाते हैं, और एरो हमें बता रही है कि ये क्वांटिटी कैसी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, I इंटू में A। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे आ गई, क्योंकि ये जो हमारा एरिया था ये हमारा ट्रीट करता है एज ए एरिया वेक्टर की तरह। ठीक है, जिधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर है बच्चों। ये हमारा एज ए स्केलर था, करंट हमारा कैसा था, स्केलर क्वांटिटी था। हमारा एरिया कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था, और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम लोग ले रहे थे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। सॉरी, हमारा एरिया था उसकी डायरेक्शन थी इस बिल्कुल कॉइल के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इसका जो प्लेन था इसके परपेंडिकुलर हम लोग एरिया वेक्टर हम लोग बनाते आए हैं, ऐसा आप लोगों को पहले भी पता है। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया करंट इनटू में एरिया। बड़ा सिंपल सा है, करंट इनटू में एरिया। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। ये करंट इनटू में एरिया जो आया फॉर सिंगल कॉइल के लिए आया था। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, फॉर n नंबर ऑफ कॉइल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इतनी अगर हमारे पास कॉइल हो जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट अब जो होगा हमारे पास वो NIA होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा टर्न्स बढ़ जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्लियर है, बात क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं कि यहाँ सर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कि एक दो केस। देखो, मान के चल लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है। इस कॉइल के अंदर हमने करंट सेटअप कर दिया, मान लेते हैं 20 एम्पियर, और इसका एरिया मान लेते हैं एरिया ऑफ कॉइल। आपकी मर्जी है, वैसे कुछ भी मान सकते हो, मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो कह सकते हैं फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गिवन फिगर। इस फिगर के लिए हम लोगों ने क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू में A। I की वैल्यू 20 एम्पियर है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आ गया 400 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 10⁻⁻2। ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो ये चीज़ भी हम लोग लिख लेते हैं कि इसका जो SI यूनिट होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग A मीटर स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई। ज़रूरी नहीं है कि कॉइल हमारा स्क्वायर ही हो, मतलब कि सर्कुलर हो, हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। फॉर स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर कॉइल की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास बच्चों एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल की साइड मान लेते हैं कि ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और करंट हम लोगों ने हमारी इजीनेस के अकॉर्डिंग कितना भी फ्लो करा लेते हैं। मैंने फ्लो करा लिया 10 एम्पियर। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए बस। ठीक है ना, अब यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर गिवन फिगर, ये हमारा फिगर हो गया। तो अगेन हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू I इंटू में A।
आई यहाँ पर 10 एम्पियर है, एरिया यहाँ पर देखो 20 इंटू में 10 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 4। सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3, 10 की पावर माइनस 1 बच गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या बड़ी सीधी सी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों को मिला। ऐसा हो सकता है कि कॉइल हमारी ट्रायंगुलर हो, ठीक है ना, यानी कि 4 ट्रायंगुलर बेस कॉइल, 4 ट्रायंगल कॉइल। अगर ट्रायंगुलर कॉइल हमारे पास है और मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, ठीक है ना, हर एक साइड कितना मान लें इसका 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, कितना साइड है 10 सेंटीमीटर है, और इसमें से हम लोग करंट फ्लो करा देते हैं अगेन 10 एम्पियर का, ठीक है ना, इसमें से करंट हम लोग फ्लो कराते हैं 10 एम्पियर का, और I इंटू में A, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास करंट हो गया। I की वैल्यू हमें 10 मिल गई। एरिया अगर निकालते हैं, देखो एरिया तो √3/4 ए स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3/4 एरिया कितना है बच्चों, सॉरी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 इंटू में 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, 10 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस का 1 मीटर, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 10 टू पावर माइनस 1 मीटर का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया √3/4 इंटू में 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ √3/4 इंटू में 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया √3/4, 1 0 से 1 0 कट गया, इंटू में 10 टू पावर माइनस 1। क्लियर है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, हमें समझ में आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो कि अगर हमारे पास एक के बजाय 2 स्क्वायर कॉइल दे दी, ठीक है ना, फॉर टू करंट कैरिंग कॉइल। अगर हमारे पास 2 करंट कैरिंग कॉइल है बच्चों, तो कितना होगा, अज्यूम करके चलते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल हमारे पास ये है, पीछे जितने भी फिगर हम लोगों ने बनाए हैं वहाँ पे डायरेक्शन का सेंस नहीं लिया, अगर 2 आ रही है तो हम लोग डायरेक्शन का सेंस भी यहाँ पर लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पहला कॉइल हमें मिल गया, और इसके साथ साथ एक कॉइल और हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। ये कॉइल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी कि इसका जो प्लेन है वो एकदम परपेंडिकुलर है दूसरी कॉइल के। ये हमारा पहला कॉइल है और ये हमारा सेकंड कॉइल है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हमने करंट फ्लो करा दिया 30 एम्पियर का, और इसमें करंट फ्लो करा दिया हमने 40 एम्पियर का, ठीक है। इसका साइड स्क्वायर है 1 मीटर है, और इसका साइड भी कितना हो गया, या एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, सीधा सीधा लिख देते हैं एरिया दोनों का 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर है। अब देखो कॉइल फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं फॉर कॉइल फर्स्ट। द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉइल फर्स्ट, ठीक है। 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। देखो क्या आएगा, m1 आएगा, अब I1 इंटू में एरिया आ जाएगा, या A1 लिख देंगे, m1
करंट कितना है बच्चों इसके अंदर 40, एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं फॉर कॉइल 2 के लिए। अगर कॉइल 2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो M2 आएगा, और M2 हमारे पास आ जाएगा I2 A2। अब यहाँ पर M2 की वैल्यू देखते हैं, I2 कितना है यहाँ पर 30 और एरिया 1, तो सॉल्व करने पर ये M2 हमें मिल गया 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसमें फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो यहाँ पर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है ना, इसमें अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो यहाँ पता चलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वांटिटी कैसी है वेक्टर है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर है, और दोनों का वेक्टर एडिशन हम लोग करते हैं तो कितना आएगा भाई, सीधा अलजेब्रा से तो हम लोग लगा नहीं सकते, हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं तो ये हमारे पास M2 हो गया, ये हमारे पास M1 हो गया, और ये कहीं बीच में हम लोग को क्या मिलेगा M मिलेगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं तो M आएगा, और वो M आएगा बच्चों M1 स्क्वायर प्लस में M2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। M1 कितना है बच्चों 40 का स्क्वायर, और M2 कितना है 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ जाता है ये 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को मिल गया। कोई पूछ ले सर ये थीटा कितना आएगा एंगल, तो टेंजेंट थीटा होता है हाइट अपॉन में बेस। हाइट हमारा M1 है, बेस हमारा M2 है। टेंजेंट थीटा हाइट M1 ये हाइट होगी हमारे पास, वो कितना आया था 40 आया था, और ये 30 आया था। टेंजेंट थीटा हमारे पास 4/3, या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3, हम लोगों को ये डायरेक्शन भी मिल जाती है, या हम कहें हमें एंगल भी मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, आप लोग करिएगा। ठीक है, इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कंप्यूट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर। यानी कि हमें एक लूप दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे हम लोग, तो हम हमेशा क्लोज लूप के लिए निकालते हैं। कभी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओपन लूप के लिए नहीं निकलता, हमेशा किसके लिए निकलेगा बच्चों क्लोज लूप के लिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा। ठीक है ना, अब इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर हमारा कैसा है क्लोज्ड है, लेकिन अब देखने पे ऐसा लग रहा है कि इस फिगर को सॉल्व कैसे करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि दो सेमी सर्कल है यहाँ पर, एक R1 रेडियस का है और दूसरा R2 रेडियस का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक हम लोगों को R1 रेडियस का मिल रहा है और दूसरा हम लोगों को R2 रेडियस का मिल रहा है। ठीक है, देखो इस फिगर को हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हम लोगों को देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये बड़े वाला था। ठीक है ना, बड़ी वाले के अंदर करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। ठीक है, और घूम के ऐसे आ रहा था। फंडा क्लियर है। प्लस में एक छोटा सर्कल था, यानी कि छोटा सेमी सर्कल था। ठीक है प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर हुआ कि यानी कि एक बड़े सेमी सर्कल में से एक छोटे वाले सेमी सर्कल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं।
इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखेंगे वो परपेंडिकुलर इनवर्ट द पेज आएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक के अंदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो दूसरे के अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एक का तो परपेंडिकुलर इनटू द पेज आएगा और इसका परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज आएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो मिलेगा परपेंडिकुलर आउट ऑफ द perpendicular into the पेज और इसका मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अब m1 की वैल्यू निकालते हैं। m1 क्या आएगा, करंट इनटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर करंट हमारा I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस हम लोगों को दे रखा है R2। ठीक है ना, तो सॉरी इसको ये M2 मान लेते हैं बच्चों, अगर इसके लिए R2 दे रखा है तो, और इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, तो M1 इसके लिए कर लेते हैं। ठीक है ना, M1 इसको मान लेते हैं क्योंकि इसके लिए रेडियस R1 दे रखा है, इसके लिए रेडियस R2 दे रखा है, M1 इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, इसको M2 मान लिया, इसको हम लोगों ने M1 कंसिडर कर लिया। करंट इसके अंदर जितना जा रहा है उतना ही इसमें से भी जाएगा, तो करंट तो हम लोगों को मिल गया I। एरिया देखेंगे तो एरिया क्या होगा इसका, पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, आधा हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई रेडियस कितनी है, R1 का स्क्वायर अपॉन में 2। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग M2 निकाल लेंगे और M2 आ जाएगा हमारे पास I इंटू में पाई R2 का स्क्वायर बाय 2। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन भी एसोसिएट करना चाहते हैं, एज ए वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हैं। तो ऊपर वाले को अगर एज ए वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेज है, तो माइनस के यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा, और के कैप यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, सॉरी प्लस इसके लिए यूज़ करा है। ठीक है ना, और M2 इसके लिए था तो इसके लिए हो जाएगा माइनस का के कैप। फंडा क्लियर है? नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा M, और वो आएगा M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। ठीक है, अब M1 की वैल्यू देखें हम लोग तो यहाँ पर है I इंटू में पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, के कैप, और दूसरी तरफ है माइनस के साथ आएगा, माइनस का I इंटू में पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2 के कैप। फंडा क्लियर है? M देखो I कॉमन है, पाई कॉमन है, 2 कॉमन है, I इंटू में पाई डिवाइडेड बाई 2, के भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर के कैप। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे I इंटू में पाई डिवाइडेड बाई 2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर एज ए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन की किधर होगी, इनवर्ड, क्योंकि अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस का के कैप। अगर के कैप यहाँ लिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन किधर है बच्चों, परपेंडिकुलर इनटू द पेज है। ठीक है, फंडा थोड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि एक चार्ज है, चार्ज से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हम लोग एक स्टेटमेंट छोटा सा देखते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है ना,
एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास रिंग है, ठीक है ना। ये रिंग का मास कितना है, m है, और रेडियस इसका r है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने असाइन कर दिया। और मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना है, यहाँ पर q है, और इसका रेडियस हम लोगों को मिल गया r। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ए रिंग ऑफ मास m and radius r having a charge q, ठीक है, are rotated with an angular velocity ओमेगा। एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कराना शुरू कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चार्ज ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा ना, ये जो चार्ज हमारा गोल गोल घूमना शुरू करेगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब चार्ज घूमेगा तो करंट बनेगा, और इस कॉइल का क्या होगा, एरिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। द मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मान लेते हैं m होगा, ठीक है ना। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, I इंटू में a, ठीक है, m I q। अब टाइम तो है नहीं, ओमेगा दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं q इंटू एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 में टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर लिया इंटू में a। क्लियर है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया q इंटू में एफ इंटू में a, हम लोगों को यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। इसके साथ साथ हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। दिमाग में क्वेश्चन चलता है, सर यहाँ एंगुलर मोमेंटम की जरूरत क्या पड़ गई। एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू में ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम L निकालते हैं, तो I फॉर रिंग, आई क्या मतलब क्या होता है, मुझे लगता है भूल ना गए हो, तो मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है, तो मैं लिख रहा हूँ एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट। यहाँ पर ध्यान में रखना कि जब इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर की तरफ होगा और एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की किससे जाएगी, राइट एंड थंब रूल से जाएगी। किससे जाएगी प्यारे बच्चों, राइट एंड थंब रूल से यहाँ पर डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास m बाई एल। m कितना है, q इंटू में f इंटू में a अपॉन में m आर स्क्वायर ओमेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ m बाई एल q इंटू में f। एरिया ऑफ रिंग कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया m आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई f। अब देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, एफ से एफ चला गया, यानी कि एम बाई एल आ गया क्यू बाय 2m। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रहेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आया क्यू बाय 2m आया, और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके लिए, रिंग के लिए हो गया। और ये रिलेशन हमारा वैलिड रहता है, वैलिड ऑल्सो फॉर डिस्क, स्फीयर
इनके लिए भी ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग निकालेंगे ना, वो क्यू अपॉन में 2m ही आएगा। ठीक है ना, स्फीयर के लिए भी और डिस्क के लिए भी। यानी कि हमने रिंग का जो केस लिया था वो सबसे सिंपल लिया था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से निकल गया। बाकी के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती, आंसर सेम ही आना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा ही कह रहे हैं कि ये हमारा डिस्क के लिए भी सेम रहेगा और स्फीयर के लिए भी ये रेशियो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारे एटम के ऊपर कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं कि चार्ज तो सेंटर पे रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में अगर घूम रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, अपने ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एटम हो गया, एटम का ये न्यूक्लियस है, और मान के चलते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये सॉरी एटम, थोड़ा हम न्यूक्लियस बड़ा बना लेते हैं, ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये हमारा ऑर्बिट है। ठीक है, इस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो चाहे एल से रिप्रेजेंट करो चाहे स्मॉल एल से, अगेन आई इंटू ओमेगा आएगा। ठीक है, एल आई, अगेन इसका मास एम, और मान लेते हैं कि जो रेडियस के अंदर घूम रहा है वो रेडियस हमारे पास आर है, तो आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं बच्चों, कि भाई यहाँ पर हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, फंडा क्लियर है। तो हमें एल जो मिलेगा वो ऊपर की तरफ मिलेगा। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं हम लोग, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बच्चों आई इंटू में ए, थोड़ी देर के लिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आई इंटू में, इसलिए मैंने यहाँ मोड लगा दिया। अब देखो करंट जिधर रिवॉल्व करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था तो करंट की डायरेक्शन बच्चों हमारी इस तरफ है। ठीक है ना, करंट हमारा ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो अब यहाँ पर करंट तो हम लोगों को कितना मिलेगा, वही E इंटू में एफ, यानी कि इसका घूमने का फ्रीक्वेंसी, इंटू में एरिया पाई आर स्केयर। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आ गया बच्चों ई एफ इंटू में पाई आर स्केयर। रेशियो निकालना चाहते हैं हम लोग, क्या निकालना चाहते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रेशियो हम लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी ना वो नीचे की तरफ आएगी। उसकी वजह क्या है कि करंट हमारा किधर फ्लो कर रहा है, एज ए क्लॉकवाइज कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट
किधर मिलेगा बच्चों? नीचे की तरफ मिलेगा। और एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग m बाय एल निकालना चाहते हैं। m की वैल्यू ई एफ इंटू में पाई आर स्क्र, और यहाँ पर फिर हम लोग लिखते हैं m इंटू में आर स्क्र इंटू में ओमेगा। ठीक है, m बाय एल, m बाय एल यहाँ पर e इंटू में f इंटू में पाई इंटू में आर स्क्र अपॉन में m आर स्क्र ओमेगा 2 पाई एफ। जो कॉमन टर्म है उनको हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। f से f को कट दिया, पाई से पाई को, आर स्क्र से आर स्क्र को, तो देखेंगे e अपॉन में 2m हम लोगों को मिलता है। यानी कि जो रेशियो आया m अपॉन में l वो आया e अपॉन में 2m। अगर आप लोग कहते हो कि सर हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस का e बाय 2m इंटू में वेक्टर l। देखो माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि अगर हम लोग l की वैल्यू ऊपर की तरफ ले रहे तो m का वैल्यू किधर है? डायरेक्शन, सॉरी, l का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो m का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन of magnetic moment is opposite to that of angular momentum या angular moment। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि एक चार्ज Q है, हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली ओवर एन इंसुलेटेड रिंग ऑफ रेडियस r। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग इफ इट इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एक्सिस। यानी कि वही क्वेश्चन जो भी हम लोग करते आए हैं कि हमारे पास एक रिंग है बच्चों, ठीक है ना? इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं कितना है? r दे रहा है, ठीक है, और उसका मास m है, और इस पे चार्ज उसने प्लस q रख दिया। ठीक है, क्लियर है? ये q चार्ज इसको दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा बच्चों I इंटू में A। ठीक है, करंट अब हमारे पास Q इंटू में F इंटू में बच्चों हमारे पास हो जाएगा A। अब Q इंटू में F इंटू में A क्या है? एरिया है, पाई आर स्क्र। Q, अब देखो F है, पाई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 पाई F बन जाएगा बच्चों, इंटू में आर स्क्र अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 Q, और ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा आर स्क्र। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को मिल गया 1/2 Q ओमेगा आर स्क्र। इसको बाय इंटीग्रेशन भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना। मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना? जब एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाय इंटीग्रेशन से भी हम लोग लेकर आएंगे तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसमें चार्ज कितना होगा? DQ होगा। DQ को हम लोग रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा वेलोसिटी के साथ उसको रोटेट करा रहे थे, तो उसकी वजह से करंट, तो टोटल चार्ज शेयर से कितना करंट बनेगा वो निकाल लेंगे। फिर अगर करंट मिल गया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, अलग नहीं आने वाला है।
बस हम लोगों ने इसको बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम लोग रिलेट करना चाह रहे थे जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन करा है पीछे की तरफ उससे। ठीक है, फंडा क्लियर है? आगे बढ़े। कह रहा है एक सर्कुलर लूप है बच्चों। क्या है? एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हम लोग को कितना दे रखा है, आर दे रखा है, और उसको बैंड कर दिया अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर के अलोंग हम लोगों ने क्या कर दिया, बैंड कर दिया। और बैंड करने के बाद उसको दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में हम लोगों ने दिखा दिया। मतलब कि हम लोगों ने क्या करा कि पहले ऐसे था और ऐसे बेंड करने के बाद हम लोगों ने उसको, पहले ऐसे था उसको बेंड करके ऐसे कर दिया, तो यानी कि दो प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर आ गए। तो एक रिंग ये बन गया सेमी सर्कुलर रिंग, और एक सेमी सर्कुलर रिंग ऊपर वाला बन गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक रिंग तो ये है और दूसरा रिंग आप लोगों को ये नज़र आएगा, दिख रहा है? और ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब कह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से क्या निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, कितना आएगा, ठीक है ना? और उसकी नेट डायरेक्शन भी हम लोगों को चाहिए। अब हमने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट है ना हमेशा क्लोज लूप के लिए लगता है, कभी भी ओपन लूप के लिए नहीं लगता, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करा दें और इसको इधर ज्वाइन करा दें। तो हम ऐसे देखेंगे कि ये दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ अगर वायर कनेक्ट भी कर देते हैं तो यहाँ से जो नेट करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, ज़ीरो करेगा, क्योंकि एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में करंट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? मान लेते हैं अब इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट m1 आएगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट m2 आएगा, और दोनों सेम होंगे, ये बात भी ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों के अंदर करंट भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, ठीक है ना? तो m1 निकालते हैं, ठीक है ना? आएगा I इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, m1 I एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो ये x और z प्लेन में है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना? यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, और वो ऊपर की तरफ कौन है हमारे पास, y एक्सिस है, y एक्सिस की तरफ कौन सा कैप आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा j कैप, तो लिख देंगे हम लोग j कैप। इसी तरह m2 अगर हम लोग निकालते हैं तो प्यारे बच्चों m2 हमारे पास आएगा I इंटू में पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देखें कि यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये किधर आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, तो ये आ गया हमारे पास आई कैप, ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आएगा बच्चों, ये हो जाएगा m, और वो हो जाएगा m1 आई कैप प्लस में m2 j कैप। m1 कितना है, I इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आई कैप, और m1 सॉरी j कैप है बच्चों, और m2 है बच्चों आई कैप। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, ये j कैप और I इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में आई कैप, ठीक है बच्चों? m कॉमन टर्म कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में i, यहाँ आई कैप प्लस में j कैप हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब कहता है कि जब एक मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, यानी कि उसी कॉइल को हम लोगों ने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा।
यानी कि वो रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग उसको रखते हैं। क्लियर है बच्चों। तो देखो एक कॉइल है, उस कॉइल को हम लोग रख रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास साउथ पोल हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल हम लोग रखने जा रहे हैं, कॉइल हम स्क्वायर ले रहे हैं हमारी इजीनेस के लिए। कॉइल कैसा ले रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग स्क्वायर कॉइल हम लोग ले रहे हैं हमारी इजीनेस के लिए। ठीक है, नेमिंग कर लें इसको, ये P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, ये हाइट हम मान लेते हैं L है, यानी कि लेंथ, और ये इसका ब्रेथ हो गया B। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। क्लियर है, ये करंट लौट कर भी आएगा। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, क्योंकि नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा देखेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल पर है, यहाँ पर देखने पे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, यानी कि जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, से थीटा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क क्यों आएगा, आप इस बात को ऐसे समझो कि यहाँ पर अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, किधर है बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और जब इसके अंदर एक कॉइल हम लोग रखते हैं, ठीक है, करंट हम लोगों ने इसके अंदर सेटअप कराया, तो हम लोग देखते हैं ये P हो गया, ये Q, ये R, ये S हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि देखो ये कंडक्टर Q, R और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फोर्स भी कितना हो गया, 0, क्योंकि फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था BIL साइन थीटा। यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, लेकिन फोर्स यहाँ पर क्या रहेगा, अभी भी 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर PQ और RS की जब बात करें, इन पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर हम देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किससे देंगे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन देंगे। अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये F को बताता है, ये B को बताता है, ये I को बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं, इस प्लेन पे बनाते हैं, तो हमें यहाँ पर जो फोर्स मिलता है वो परपेंडिकुलर इनटू द पेज मिलता है, और इस पे जो फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज मिलेगा। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन अलग अलग वायर के ऊपर काम कर रहा है। ये फोर्स इनवर्ड है पेज के, PQ पे काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज है, ये RS पे काम कर रहा है। तो इसमें क्या देगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों फोर्स मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इसके अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अपोजिट in direction acts on different section of coil, hence results in turning effect of the coil। ठीक है, तो सेम फंडा हम लोग यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कि ये वही कॉइल है, लेकिन इस बारी हम लोगों ने क्या करा कि इस कॉइल को ऐसे रख दिया,
ठीक है ना। अब ये क्या कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस वाली वायर के ऊपर तो फोर्स और इस वाली वायर के ऊपर फोर्स, अब देखो बिल्कुल पैरेलल नहीं है लेकिन नॉन जीरो होगा, लेकिन नॉन जीरो होने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। इस फिगर की बात करते हैं, ठीक है ना। इस वाले फिगर की क्या कहेंगे कि फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस आर इक्वल in magnitude, equal in magnitude, hence and opposite in direction, hence they cancel each other। कैंसिल ईच अदर का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं। फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस दे कैंसिल ईच अदर। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई देखो इसके ऊपर फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगा और इस पर फोर्स अगर नीचे की तरफ लगा और दोनों इक्वल है ना, तो कॉइल ऊपर जाएगा ना कॉइल नीचे जाएगा, जहाँ पर कॉइल था वो वहीं पे रुका रहेगा, यानी कि जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, फोर्स पी एस की वजह से और क्यू आर की वजह से वो इक्वल और अपोजिट हो गया और कैंसिल कर गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करें पी क्यू के ऊपर, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर इनटू द पेज लगेगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज लगेगा, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज लगेगा। हम ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से ऐसे देखते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास Q है, ये पॉइंट हमारे पास R है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये पॉइंट हमारे पास Q हो गया, ये पॉइंट हमारे पास R हो गया। इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्यारे बच्चों हम लोगों को कुछ ऐसे मिल रही थी, ठीक है। फंडा क्लियर है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कुछ ऐसे लग रहा था, और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कुछ ऐसे लग रहा था। इस फोर्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये फोर्स हमें मिलता है B मैग्नेटिक फील्ड I, और लेंथ कितनी है L, और यहाँ पर भी क्या कितना मिलता है, ये BIL, यानी कि ये फोर्स हो गया BIL, और ये भी कितना हो गया BIL, और ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये हमारे पास B है, ये लेंथ कितनी है B। फंडा क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि अब इस फिगर से जाते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा था, देखो ऊपर जाते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम लोगों को मिल रही थी, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को इस तरफ मिल रहा था, और मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड चलो यहाँ बना लेते हैं। ये दोनों एंगल कितना बना रहे थे, ये B था, ये M था, एंगल कितना बना रहे थे, थीटा बना रहे थे। तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ इस फिगर की बात करते हैं, एक ट्रायंगल लगता है मुझे और बनाना पड़ेगा। तो देखो ये एंगल थीटा था, ये साइड B थी, इसके ऊपर ऐसे फोर्स M था, इधर हमारे पास B था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये भी एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ इस फिगर में ये एंगल हमें कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास थीटा हो गया। तो ये जो साइड हमें मिलेगी वो B साइन थीटा मिलेगी, और ये जो मिलेगी हम लोगों को मिलेगी B कॉस थीटा। क्लियर है, क्योंकि B के साथ जो एंगल बनाती है वो कॉस कंपोनेंट, जो बच गया वो साइन कंपोनेंट। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B साइन थीटा है। तो जो टॉर्क हमें मिलता है प्यारे बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है B साइन थीटा, और फोर्स कितना है BIL। टॉर्क यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L इंटू B इंटू में I
इंटू में बी साइन थीटा, टॉर्क ये पूरा का पूरा m बन गया इंटू में b इंटू में साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास m क्रॉस b, ये मैग्नेटिक के लिए आ गया। इसी तरह हमने देखो प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि ये प्रीवियस चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला था, ठीक है ना। टी इलेक्ट्रिक की वजह से आया था वो P क्रॉस E आया था। वहाँ पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता रहा था और E इलेक्ट्रिकल फील्ड बता रहा था। यहाँ पर M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता रहा है और B मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर बता रहा है। फंडा क्लियर है, बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि भाई हमारे पास जो टॉर्क आता है वो M क्रॉस B आता है, या हम कहें टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो MB साइन थीटा आता है। क्लियर है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। यहाँ पर पूछ ले कि सर अगर थीटा 0 है तो हम कहेंगे टॉर्क भी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि हम कहेंगे कि M हमारा पैरेलल होगा B के, यानी कि हमारा सिस्टम कैसा है, स्टेबल। अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, I इंटू एल इंटू में B, यानी कि ये B इंटू में B, यानी कि इसको टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू ए इंटू में B, एरिया, A स्टैंड फॉर एरिया, ठीक है ना। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 अगेन 0 होता है, ठीक है। M मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा टू B के। लेकिन ये सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये पैरेलल है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर थीटा 90 डिग्री बन जाता है तो टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम, यानी कि T इंटू आई इंटू ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है ना। और थीटा अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हम कहेंगे यहाँ पर, सॉरी, थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो टॉर्क हमारा यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे और सिस्टम हमारा हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल होने का मतलब कि हल्का सा भी उसे थोड़ा सा रोटेशन मिला तो इमीडिएट वो 180 डिग्री से किस पे शिफ्ट कर जाएगा, 0 डिग्री के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। फंडा क्लियर है, बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की, ठीक है, बात करते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की। देखो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। कह रहा है कि जो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, कोई कॉइल है ऑफ एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, उसने एरिया हम लोगों को दे दिया, ठीक है ना। और उस पर बता रहा है कि टॉर्क कितना लग रहा है, 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर वहाँ पर टॉर्क लग रहा है। और करंट उसके अंदर कितना है बच्चों, 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू हो गया 100 इंटू 10⁻�6 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि B की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि टॉर्क हमारे पास होता है NIAB। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो टॉर्क हम लोगों ने निकाला था IAB, ये आया था फॉर सिंगल कॉइल के लिए। अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएं तो टॉर्क हो जाएगा NIAB, ठीक है ना, NIAB, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितनी बढ़ जाएंगी उतना इफेक्टिव हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन के अंदर 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो T 1 आ गया। I की वैल्यू बता रहा है 100 इंटू में 10⁻⁻⁶,
अच्छा, हम लोगों ने क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है, तो सारी चीज़ें एक तरफ कर लेंगे। अपॉन में एन आई ए बी, टॉर्क की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻8, एन 1 हो गया, आई की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 और एरिया यहाँ पर है 0.04। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 10⁻⁻2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा 100 और ये 4 हो गया तो 4 से 4 कट गया, यानी कि बी आ गया 1/100, या हम कहें बी इज इक्वल टू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है बच्चों, एक बारी करना, कोई डाउट आए तो फिर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए टी मैक्स व्हाट इज, तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू में 12 सेंटीमीटर दे रखा है। 5 सेंटीमीटर इंटू में 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 पंजे 60 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। टन्स कितनी दे रखी है 600 टन्स दे रखी है। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 10⁻⁻5 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों बी 0.10 टेस्ला, यानी कि इसको 1/10 टेस्ला में लिख सकता हूँ। तो हम लोगों को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी फॉर मैक्सिमम एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, एन आई ए बी, एन 600, आई की वैल्यू बच्चों 10⁻⁻5, एरिया 60 इंटू 10⁻⁻4 और बी 1/10। तो हम लोग देखें 1 2 3 3 0 से 3 0 को काट दी, ये 10⁻⁻1 बच गया। ठीक है, 6 6 जा 36 और 10⁻⁻5 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻1 एक और हो गया, तो ओवरऑल 10⁻7 न्यूटन मीटर। सॉल्व करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6, पॉइंट आ गया ना, न्यूटन मीटर बन जाएगा। ठीक है, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करी थी टॉर्क के अंदर अभी इस वीडियो के अंदर, भाई उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, और हैरानी की बात है कि उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास जिसका साइड हमें 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, एक लूप है, ठीक है ना, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एरिया की बात कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और उसके अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग 5 एम्पियर का। ठीक है ना, और उस कॉइल को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर रखा हुआ है। फिगर 1 2 3 4 हम लोगों को नज़र आ रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर 0.03 टेस्ला है, ठीक है, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ ध्यान में रखना कि ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ है हर एक के अंदर। तो मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट भी वापस से कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो पूछ रहे हैं कि कौन सी ओरिएंटेशन हमारी स्टेबल है और कौन सी ओरिएंटेशन हमारी अनस्टेबल है। ठीक है, तो पहली वाली स्टेबल हम लोगों ने बतानी है और दूसरी हमने अनस्टेबल वाली बतानी है। तो सीधी सी बात है, फॉर स्टेबल मैं लिखता हूं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, यानी कि हम कहें कि एम पैरेलल होना चाहिए बी के। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एम एंटी पैरेलल होना चाहिए बी के।
यानी कि हम लोगों ने वो फिगर देखने यहाँ पर जहाँ पर बी और एम या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो पहले फिगर के ऊपर आते हैं। तो पहले फिगर पे अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इस पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग को इस तरफ मिलेगी और फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि पहले वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। दूसरे वाले फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस पे कॉइल के ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, देखो करंट की डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलता है, यानी कि ये एम और बी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एज ए स्टेबल। ये देखते हैं तीसरा फिगर। तीसरे फिगर के अंदर अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है बच्चों, ठीक है। मैं इधर दिखा नहीं सकता इसलिए मैं इधर से दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इधर है, फील्ड ऊपर की तरफ है, थीटा यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री। इस फिगर के अंदर बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं, क्लॉकवाइज हम लोगों को मिल रही है। अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग किधर मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मिलेगा, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, और ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल। तो पहला हमारा सेकंड वाला स्टेबल है और ये वाला हमारा फोर्थ वाला अनस्टेबल है। तो हम लोगों ने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हमारा सेकंड स्टेबल और फोर्थ अनस्टेबल। तो हमारा आंसर हो गया सी। फंडा क्लियर है बच्चों। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल टर्म्स हम लोगों को दी थी वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी थी, उनका इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के दौरान कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों को समझ में आई। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि कॉइल है, ठीक है ना, एक कॉइल है इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है ना, जिसका साइड हमें दे रखा है 0.02 मीटर। इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टेक्स, यानी कि यहाँ से सस्पेंड करके रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि यहाँ पर हम मान के चलें इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी की वैल्यू उसने दे दी 5 इंटू 10⁻² टेस्ला। फाइंड द कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, पास थ्रू इट द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि मैग्नेटिक कपल की बात कर रहा है, यानी कि फाइंड द कपल। कपल का मतलब यहाँ पर टॉर्क होता है, यानी कि टॉर्क हम लोगों ने निकालना है बच्चों, ठीक है। अब टॉर्क निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान में देखना कि जो करंट है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज मिलेगा। एम कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज, ठीक है। और बी हमारा इस डायरेक्शन में है, बी हमारा किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि थीटा दोनों के बीच में कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कितना हो सकता है NIAB, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, क्लियर है। T I एरिया ऑफ कॉइल इनटू में B, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ कॉइल हम लोगों ने निकालना है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया निकाल सकते हैं √3/4 इंटू में A स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, √3/4 L कितना है बच्चों, देखो 2/100 लिख सकते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू में 4 इंटू में 10⁻4 हो गया। सोल्व करने पर यह आ गया √3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आई की वैल्यू अब 0.1 है बेटा, तो 1/10 लिख सकते हैं। एरिया हो गया √3 इंटू 10⁻⁻4 और बी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻2, क्लियर है। तो अगर यहाँ सोल्व करना चाहते हैं ये 2 पे चला गया,
तो यह आ जाएगा √3/2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0.866 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर यहाँ पर आंसर हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़े ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं भाई तुम्हारे लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हम लोगों को आर दे रखा है। ठीक है ना, एक करंट कैरिंग हमारे पास सर्कुलर लूप दे रखा है जिसका रेडियस हम लोगों को आर दे के रखा हुआ है। उसको प्लेस कर हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है B0। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन एज शून इन द फिगर, यानी कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है और एंगल कितना बना रहा है ये 45 डिग्री का। क्लियर है? द लूप कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। ठीक है, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक्स और वाई प्लेन में और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो हम देखें कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्स है और ये वाई है और ये इधर जा रहा है B0। एंगल थीटा कितना है 45 डिग्री। तो इस तरफ कितना हो जाएगा B0 cos 45 डिग्री आई कैप, और इधर हो जाएगा B0 sin 45 डिग्री जे कैप। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड B हम कह सकते हैं B0 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस में B0 cos 45 डिग्री B0 sin 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, m इंटू बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो क्रॉस यानी कि इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो टॉर्क आ गया m इंटू बी। ठीक है, अब m क्या होता है, I इंटू में एरिया इंटू में b। ठीक है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी कैसी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। m क्रॉस b निकालना हम लोगों ने, साइन थीटा से कोई मतलब नहीं है, m क्रॉस b ये हमने निकालना है। थीटा यहाँ नहीं लेते एक बारी थोड़ी देर के लिए t। अब सबसे पहले m निकालते हैं। यहाँ पर m क्या आएगा, I इंटू में a आएगा। m की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, एरिया कितना हो गया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और माइनस के कैप। माइनस के कैप बता रहा है कि जो फील्ड है परपेंडिकुलर, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर इनटू द पेज है। ठीक है ना, ये क्या है परपेंडिकुलर इनटू द पेज। तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस का के कैप क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, B0 cos 45 की वैल्यू √2 आई कैप प्लस में B0 √2 जे कैप। टॉर्क पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है, यहाँ से B0 बाई √2 कॉमन आ जाएगा, तो B0 बाई √2 यहाँ पे लिख देंगे माइनस का के और प्लस का आई प्लस का जे। ठीक है, अब आप लोगों ने वेक्टर के अंदर लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर i इंटू में जे कैप करते हैं तो वो k आता था, j इंटू में k करते थे तो वो i कैप आता था, और k इंटू में i कैप करते थे तो j कैप आता था। ठीक है, अगर इसका उल्टा करते हैं, j क्रॉस i कैप करेंगे तो माइनस का k आएगा, k क्रॉस j कैप करेंगे तो माइनस का i आएगा, और i क्रॉस k कैप करेंगे तो माइनस का j आएगा। तो टॉर्क
पाई आर स्क्वेयर बी नॉट बाय √2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू में आई, के इंटू में आई कहाँ है, के इंटू में आई जे देगा और माइनस के साथ है तो माइनस का जे हो गया। ठीक है बच्चों, अब के इंटू में जे, के इंटू में जे क्या देगा, माइनस का आई देगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। तो ये बच गया पाई आर स्क्वेयर बी नॉट बाय √2 आई कैप माइनस जे कैप, ये हमारे पास टॉर्क आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है बच्चों। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आप क्वेश्चन कीजिएगा, कोई क्वेरी आती है, डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।